एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा जितना आप एक दिन में ग्रास्प कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मेलिटी टू कंप्लीट द चैप्टर। हम जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश करने की जगह समझ समझ के थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट? कोई बता पाओगे आप में से मुझे? कोई भी, जो भी आपके मन में डेफिनेशन हो, या आपको स्कूल में बताई हो या फिर आपको पहले बताई गई हो, लाइट की डेफिनेशन, या फिर लाइट को कैसे आप डिफाइन करोगे अपने वर्ड्स में या बुकिश लैंग्वेज में, वो बताइए। व्हाट इज लाइट? लाइट होती क्या है? जो भी आपको आंसर सूटेबल लगे आप बता सकते हो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर प्रॉपर डेफिनेशन। जो भी आपको लगता है कि लाइट क्या है। देखो, लाइट ऐसा तो नहीं है, देखी नहीं है किसी ने, बिना लाइट के तो लाइफ इमेजिन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना लाइट के लाइफ नहीं होती है, बट यस, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो लेकिन स्क्रीन को देख पा रहे हो। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो, आप अपने जो भी टेलीविजन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, आईपॉड्स, आईपैड्स जो भी हैं, उनकी स्क्रीन को देख पाते हो। उनकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एप्स होती हैं, वो देख सकते हो। तो हम किस वजह से देख पाते हैं? सबको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। यस काव्यांश, सही बात है। यस तनिषा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो लाइट एक्चुअली में एक एनर्जी है, या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर लाइट नहीं है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, बिल्कुल एक डार्क रूम है, या लाइट चली जाती है कई बार, तो इन्वर्टर नहीं है सपोज करो, आपके आसपास अंधेरा हो जाता है रात के टाइम, तो आप चीजों को नहीं देख पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि लाइट नहीं है। जब तक हमारे आसपास लाइट नहीं होगी, तब तक हम चीजों को नहीं देख सकते। अर्चित अभी स्टार्ट किया है तो आपने मिस नहीं किया है, अगर इफ यू आर वंडरिंग। ठीक है, जस्ट यही बता रहा हूं मैं कि लाइट होती क्या है और ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, जिसने भी पढ़ा है वो उसको भी पता होगा, नहीं पढ़ा है उनको भी पता है, ये नॉर्मल सी चीज है कि बिना लाइट के हम आसपास की चीजें नहीं देख सकते। फाइन। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे सपोज करो आप रात को स्टार्स देखते हो, स्टार्स हैं, या फिर आसमान में आपको चमकीली चमकीली चीजें दिखाई देती हैं, वेदर दे आर स्टार्स और प्लैनेट्स। तो वो किस वजह से दिखाई देती हैं? हम तो उस पर टॉर्च नहीं मार रहे हैं। वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, या वो अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं। उस पर भी हम आएंगे। तो इन शॉर्ट, हमें कुछ भी चीज देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। जहां भी देखने की बात आती है, वेयर एवर आईज एंड साइट्स आर इन्वॉल्व, समझ जाओ वहां पर लाइट है। नो प्रॉब्लम अर्चित, लाइट आज सुबह से प्रॉब्लम कर ही रही है। आई डिडेंट नो कि वो सभी जगह कर रही है, बट काफी एरिया में आज सुबह से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इशू कर रही है, शायद सभी के एरिया में। सो दैट्स द लाइट। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? जो चीजें हैं वो हमें विजिबल कैसे होती हैं? ऑब्वियसली इट इज लाइट which makes things visible to us. Light enables us to see things from which it comes or from which it is reflected. Means light हमें देखने के लिए हेल्प करती है उन चीजों को, एक तो वो जिनसे खुद की लाइट आती है, जैसे सन है, और एक वो चीजें जो खुद की लाइट नहीं प्रोवाइड करा सकते। जैसे कि आप अगर अपने पेन को देख पा रहे हो, तो पेन तो लाइट नहीं प्रोवाइड कराता अपनी, लेकिन पेन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जो आपको हेल्प कर रही है उस पेन को देखने में। जो भी चीजें जो अपनी खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो हमें कैसे दिखाई देती हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जो भी
उनके ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर अंधेरा हो जाएगा तो आप पेन को नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? भाई पहले भी वो लाइट नहीं प्रोवाइड कर रहा था अपनी, अब भी वो लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन चेंज क्या आया कि उस पर जो लाइट पड़ रही थी पहले, वो रिफ्लेक्ट होकर अब हमारी आईज तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि लाइट है ही नहीं। वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा किसी भी लाइट को, डेट्स वाई वो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। अगर हल्की सी भी लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो थोड़ा सा दिखाई देना लग जाएगा। सो सारी चीजें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमें लाइट की वजह से ही दिखाई देती हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यही होता है, करेक्ट? सो जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारे आसपास का, जिसमें हम बुक को पढ़ते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सभी कुछ किसकी वजह से है? लाइट की वजह से है। और ये लाइट ही है जिसकी वजह से हम मिरर में अपने आप को देख पाते हैं। हमारी आईज जो होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, मींस लाइट को एकदम से पकड़ती हैं। तो हमें थिंग्स दिखाई कैसे देती हैं ये भी आपको पता होगा। अभी जैसा कि बताया कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना? अगर मैं आपको देख पा रहा हूँ, सपोज करो किसी दिन आप मेरे सामने आ गए, तो मैं आपको क्यों देख पाऊंगा? या मैं अपने आसपास की चीजों को क्यों देख पाऊंगा? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर सपोज करो एक कार खड़ी है, तो कार में अपनी तो लाइट नहीं होती है, तो कार मुझे क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब कार से कोई रोशनी आती है, नो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सन, लाइट, कोई भी लाइट इस पर पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है ना? और वो लाइट की वजह से, उस रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी इमेज हमारी आईज में बनती है, वो हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, उसकी वजह से हमें ये कार दिखाई देती है। एक्सक्यूज मी। सो इट इज लाइट जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। बहुत ही पुअर ड्राइंग है, बट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट से हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं, तो आप सिर्फ यही बोलोगे, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है क्योंकि वो चीज या तो खुद से लाइट प्रोवाइड करा रही है, या फिर उस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, जिसकी वजह से वो चीज हमें दिखाई देती है। हमारी जो आईज होती हैं वो उस लाइट को डिटेक्ट करती हैं और वो हमें दिखाई देती है। और डीप थ्योरी आप इसकी 10th क्लास में, 11th क्लास में, कि कलर्स कैसे दिखाई देते हैं, कौन सा कलर ज्यादा दिखाई देता है, कौन सा कम दिखाई देता है, इनकी भी थ्योरीज होती हैं कि सिग्नल्स रेड क्यों बनाए जाते हैं और किसी कलर के क्यों नहीं बनाए जाते। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल सिर्फ आपको यही समझना है कि लाइट से हमें रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी चीज दिखाई देती है। नाउ लेट्स कम टू टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी जैसे कंप्यूटर स्क्रीन या फोन की स्क्रीन है, आप अपनी फोन की स्क्रीन को देखोगे तो वो एक अलग चीज है, और फोन की जो बॉडी है वो एक अलग चीज है। फोन की स्क्रीन खुद की लाइट प्रोवाइड करा रही है, अंधेरे में भी आपको वो दिखाई देगी, लेकिन फोन की बॉडी खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं कराती है। वो अंधेरे में अगर स्क्रीन उसकी विजिबल नहीं है या फिर स्क्रीन बंद है ना, तो वो दिखाई नहीं देगा फोन। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो वो चीजें जो हमें, जो खुद की अपनी रोशनी को प्रोवाइड कराती हैं, जिनको हम ल्यूमिनस बोलते हैं, ऐसी चीजें जो खुद की रोशनी प्रोवाइड कराती हैं। और दूसरी ऐसी चीजें जो खुद की रोशनी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, जिनसे खुद की लाइट नहीं निकलती है, जिनको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, है ना? बहुत सारी मोस्टली जो चीजें होती हैं हमारे आसपास वो नॉन ल्यूमिनस होती हैं। चाहे वो हमारा फ्लोर हो, या फिर आपके हाथ पैर है, हम खुद भी नॉन ल्यूमिनस हैं, हमारे अंदर खुद की रोशनी नहीं होती है। स्पीकर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर खुद की रोशनी नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ उनकी ल्यूमिनिसिटी। पहले होते हैं ल्यूमिनस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं या देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, बता सकते हो? व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी दे सकते हो। यस कशिका, यस अर्चित। ओके काव्यांश, दैट ऑल्सो वर्क्स। बट जो हमारा खुद की लाइट एमिट करने वाला है,
अगर आप खाली कैंडल लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। क्या वो लिखोगे आप? जलती हुई जो कैंडल होगी वो होगी, है ना, नॉट जस्ट कैंडल। अगर कैंडल जला नहीं रखी है तो वो खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं कराएगी। सो सन इज द बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। यस, फायर्ड, यस। तो सन, सन जो होता है वो अपनी खुद की रोशनी देता है, यस, देता है, सच में देता है सन। क्या सन खुद से रोशनी देता है? यस। तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस कहलाएगा। व्हाट अबाउट स्टार्स? स्टार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स खुद की रोशनी देते हैं या? ओके तनिषा, यस कशिका। नो बच्चे, काव्यांश एंड अर्चित। स्टार्स देखो, सन जो है वो भी एक स्टार है। आपको बताया होगा फिजिक्स में कि जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो क्या है? सन है। तो स्टार्स जो होते हैं वो अपनी खुद की लाइट देते हैं, यस, दे आर ल्यूमिनस। फाइन। जितने भी स्टार्स होते हैं, चाहे वो सन ही है, सन भी, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी, या अपने अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके नहीं देते हैं। बट यस, प्लैनेट्स जो होते हैं वो, जो होते हैं प्लैनेट्स, वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। प्लैनेट्स की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। तो ये आ जाता है क्वेश्चन कि स्टार्स ल्यूमिनस हैं या फिर नॉन ल्यूमिनस हैं। मून क्या होगा? मून क्या होगा? ल्यूमिनस होगा या नॉन ल्यूमिनस होगा? मून, जो हमारा मून है, चलो अपने ही मून की बात करते हैं। नो तनिषा, यस अर्चित, यस कशिका, यस काव्यांश। मून हमेशा सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है ना। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अगर मून के पास अपनी खुद की लाइट होती तो वो हमें पूरा ही दिखाई देता हमेशा। वो ऐसे आधा टुकड़ों में दिखाई नहीं देता, जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कभी छोटा कभी बड़ा, वैसे नहीं दिखाई देता, फिर वो सन की तरह पूरा ही दिखाई देता। सो उससे पता चलता है कि मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की रोशनी नहीं है। अर्थ की खुद की ये रोशनी नहीं है। अर्थ भी किससे काम चलाती है? सन की रोशनी से ही काम चलाती है। तो बहुत सोच समझ के आंसर देना, हालांकि एग्जाम्पल्स हमेशा ऐसे देना जो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करे, जिनमें गलत होने की गुंजाइश ही ना हो। जैसे बल्ब होता है, बल्ब क्या होगा? जलता हुआ बल्ब जो होता है। बल्ब क्या होता है? जब आप बल्ब जलाते हो तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? खुद की रोशनी देता है या किसी और की रोशनी देता है? बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब नॉन ल्यूमिनस क्यों होगा तनीषा बच्चे? खुद ही की तो रोशनी देता है वो, या किसी और की रोशनी को पकड़ के रिफ्लेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट्स, जब ये जल रही होती हैं, ये सारी क्या हैं? ल्यूमिनस हैं, क्योंकि ये खुद की रोशनी देते हैं, इनको किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि इनको सन में रखोगे तभी ये आपको रोशनी देंगे। इनको बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कोई फॉर्म की रोशनी या लाइट नहीं होती है, वो एनर्जी होती है। तो इनको जलने के लिए या इनको रोशनी देने के लिए किसी दूसरे रोशनी वाले प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। सो दे आर ल्यूमिनस। जितने भी आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ये सब ल्यूमिनस हैं जब जलते हैं उस वक्त। जब जल नहीं रहे हैं तब आपसे पूछा जाए कि वो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, तो ऑफ कोर्स वो नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि जल नहीं रहा है तो अपनी लाइट प्रोवाइड नहीं करा रहा है। वो किसी दूसरी की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें अपने आप को शो करा रहा है। ठीक है, अंधेरे में अगर बिना जले हुए बल्ब को देखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट नहीं पड़ रही है। लेकिन उसको अगर आप जला दोगे, मीन स्विच ऑन कर दोगे, तो वो खुद की रोशनी देगा। उस केस में उसको किसी और दूसरे की रोशनी की जरूरत नहीं है विजिबल होने के लिए। ऐसे ही कैंडल होती है, जली हुई कैंडल ल्यूमिनस है, लेकिन बिना जली हुई कैंडल को आप बोलोगे तो वो क्या होगी? नॉन ल्यूमिनस होगी। तो सोच समझ के जवाब देना है, एकदम से जवाब नहीं देना है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्वियसली ल्यूमिनस है तो सोर्स ऑफ लाइट है। रात को आप बल्ब क्यों जलाते हो? जिससे कि आपको लाइट मिले, है ना। तो वो क्या हुआ? एक सोर्स ऑफ लाइट हुआ। दिन में सुबह हो जाती है, मीन्स मॉर्निंग टाइम जो होता है,
रोशनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज सन हमें दिखाई देने लग जाता है, और सन जो होता है वो सोर्स ऑफ लाइट होता है, इस वजह से सुबह हो जाती है। तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। स्टार्स जो होते हैं वो खुद से दिखाई देते हैं रात को। दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि दिन में ऑब्वियसली आपके पास इतना रोशनी होती है, रोशनी में रोशनी वाली चीजें, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे क्यों नहीं दिखाई देती हैं। तो स्टार्स भी ल्यूमिनस होते हैं। स्टार्स, आप हमेशा याद रखना, सन जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं, या स्टार्स जो होते हैं वो सन होते हैं। लेकिन रात को हर चमकने वाली चीज जो आपको आकाश में दिखाई देती है वो स्टार्स नहीं होते हैं। ठीक है, दोज आर नॉट स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देते हैं। वो भी आप 10th क्लास में पढ़ोगे। एनीवेज, सो बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है। एग्जाम्पल्स में आप दे सकते हो ल्यूमिनस में द सन, अदर स्टार्स, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। अगेन लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, ओनली इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं लिखना है, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ट्यूब लाइट, टॉर्च, फायर एंड फ्लेम, जितने भी होते हैं ऑफ अ बर्निंग कैंडल के, वो सभी क्या होते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। उन्हें हम तभी जलाते हैं जब हमें जरूरत होती है रोशनी की, और इसीलिए उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। नो बच्चे, अर्चित, देयर इज नो प्लैनेट विच इज ल्यूमिनस। अगर वो खुद से ल्यूमिनस होता तो हम उसको प्लैनेट नहीं स्टार ही बोलते। ठीक है। प्लैनेट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट ल्यूमिनस। प्लैनेट्स हमेशा नॉन ल्यूमिनस की ही कैटेगरी में आते हैं। नाउ नॉन ल्यूमिनस में ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है और ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली ये अपनी खुद की लाइट नहीं बना सकते हैं। अगर सन ना हो तो अर्थ पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, हम कहाँ से लाइट लाएंगे? है ना। तो अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, मींस प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस। सो द मून, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, टेबल, चेयर, बुक, ट्रीज, प्लांट्स, लोअर्स। लोअर्स की जगह आप फ्लावर्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ फ्लोअर्स आप फ्लावर्स ले लो। लेट इट बी फ्लावर्स। ठीक है। ह्यूमन बींग्स, फैन, बेड, मिरर, डायमंड वॉल्स, फ्लोर एंड रोड्स एक्सेट्रा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप देखोगे तो कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें खुद की लाइट होती है, सो वी आर नॉट काउंटिंग देम। एक्सेप्शंस होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो मेजोरिटी है उसमें ये सभी नॉन ल्यूमिनस ही होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं जैसे, ऐसा तो नहीं है किसी इंसान के अंदर से आपको रोशनी निकलती दिखाई दे रही है। नो, दे आर ऑल नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। डायमंड होता है, कई बार बच्चे या कई लोग कंफ्यूज होते हैं या कहते हैं कि डायमंड को अंधेरे में रख दो तो वो चमकता है। नहीं, डायमंड को अंधेरे में रख दोगे तो वो नहीं चमकेगा खुद से। डायमंड अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ तब चमकेगा जब उसे कोई छोटी सी भी रे ऑफ लाइट मिल जाएगी। अगर बहुत छोटी सी भी रे ऑफ लाइट उसको मिल गई तो वो उस लाइट को इतनी तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि वो बहुत ज्यादा चमकने लग जाता है। बट डायमंड में खुद की कोई चमक नहीं होती है, आई मीन खुद की कोई लाइट नहीं होती है। चमक इज समथिंग एल्स, लाइट नहीं होती है। फाइन। कभी कोई बोले कि डायमंड में अपनी खुद की लाइट होती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि यस उसमें होती है, उस अंधेरे में रख दो तो वो चमकने लग जाता है लाइट की तरह। नो, ऐसा नहीं होता है। डायमंड को जब तक लाइट नहीं मिलेगी तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और तब तक वो शाइन नहीं करेगा, स्पार्कल नहीं करेगा। वॉल्स होती हैं जो आपके घर की दीवारें हैं, वो भी नॉन ल्यूमिनस हैं। फ्लोर है वो भी नॉन ल्यूमिनस है। रोड्स हैं वो भी नॉन ल्यूमिनस हैं। तो आई एम श्योर आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई भी कंफ्यूजन इस बात में? सिंपल सी बात है, जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस होते हैं, जिनके अंदर खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। अगर किसी ने इससे कॉन्ट्रडिक्टेड स्टेटमेंट या एग्जाम्पल्स आपको स्कूल में दिए हैं तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, लाइक मैंने प्लैनेट्स को बोल दिया नॉन ल्यूमिनस हैं और टीचर ने बोल दिया नहीं वो ल्यूमिनस होते हैं। तो उस चीज को बेटर है डिस्कस करो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू एन कंक्लूजन
कंक्लूजन की या तो मैं गलत बता रहा हूँ या टीचर गलत बता रहे हैं। हो सकता है हम दोनों में से कोई भी गलत ना बता रहा हो, बट उनके रीजंस क्या हैं वो डिफरेंट हो, वो किसी और कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से उन्होंने उसको उस कैटेगरी में रखा। मैं किसी और तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैंने इसको किसी और कैटेगरी में रखा। टीचर्स गलत हो भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है मैंने गलत बताया हो, उन्होंने सही बताया हो, या मैंने सही बताया उन्होंने गलत बताया। तो उसमें अपने आप को कंफ्यूज कभी मत करना। जब भी आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन लगे मेरे बताए स्टेटमेंट में और स्कूल में बताए हुए स्टेटमेंट में या किसी और के बताए स्टेटमेंट में, प्लीज उसको क्लियर करो। हो सकता है आप मुझे करेक्ट कर दो, मेरे अंदर कुछ मैंने कुछ अलग सोचा हुआ था या मैं कुछ गलत बता रहा था। हो सकता है ऐसा। हर टीचर या हर पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता। तो समटाइम्स इट हैपन्स, साइंस में स्पेशली, क्योंकि साइंस में डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज होती रहती हैं। पहले भी मैंने बताया था कि जो हम बुक में पढ़ते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बेस पर बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई हो जो अभी बुक में नहीं आई हैं और वो किसी ऐसे स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं बुक के हिसाब से। तो प्लीज उसको क्लियर जरूर कर लेना। लेकिन अगेन, आपको एग्जाम में वही लिख कर आना है जो आपकी बुक में लिखा है। बुक से अलग गूगल करके नहीं लिखना है। गूगल पे कुछ और दिया है, बुक में कुछ और दिया है, तो आप गूगल को नहीं मानोगे, आप बुक को ही मानोगे जब तक आपके टीचर्स उसको करेक्ट नहीं करवाते हैं। फाइन। तो ये था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इनके कुछ फैक्ट्स हैं, ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, एक दो ही फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं। फैक्ट यही है कि हम किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगेन ये हम बार बार बोल रहे हैं और आप भी देख रहे हो इस सेंटेंस को, कि हम कोई भी चीज जिसके अंदर खुद की लाइट नहीं है उसे तभी देख पाते हैं जब वो लाइट को, कौन सी लाइट को, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उसको मिल रही है उसे रिफ्लेक्ट करता है या करती है ना। जब अंधेरा होता है तो वो चीज हमें क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और कोई लाइट होती है तो किसी चीज को हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेस है आपका, जिसको पढ़ पढ़ के आपको आगे जाके पता चलेगा कि हमें क्यों इतनी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट वेज में दिखाई देती हैं। कलर्स ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, है ना। दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती, पास की चीजें ज्यादा पास ले आओ तो भी क्यों नहीं दिखाई देती। ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं वो आपको इसी के बेस पर पता चलेंगी आगे क्लासेस में। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ये भी याद रखना। इनका दूसरा नाम इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड को कई बार बच्चे कंफ्यूज होके ल्यूमिनस बोल देते हैं। नहीं, इल्यूमिनेटेड का मतलब है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये भी कहला देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में अगर ये टर्म लिखी आ रही है तो समझ जाओ आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली आप देखोगे, अगर काउंट करके देखो, आप अपने आसपास की कोई 10 चीजें देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, आपको उसमें से हार्डली एक या दो चीजें ऐसी मिलेंगी जो ल्यूमिनस होंगी, बाकी सभी नॉन ल्यूमिनस होंगी। ल्यूमिनस चीजों की क्वांटिटी बहुत कम है और नॉन ल्यूमिनस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें नॉन ल्यूमिनस ही मोस्टली होते हैं, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने आप को देखने में हमें हेल्प करते हैं। सो दीज आर सम फैक्ट्स, नॉट सो ट्रिकी, नॉट सो डिफिकल्ट, आप सबको बहुत इजीली समझ भी आ गए होंगे और इनको आप लिख भी सकते हो। फाइन। इसमें से एमसीक्यूज टाइप के आ जाते हैं कि आपके आसपास जितनी चीजें हैं मोस्टली उसमें ल्यूमिनस चीजें होती हैं, नॉन ल्यूमिनस होती हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप बता सकते हो इजिली इनके बारे में। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है या क्या होता है, अभी हम मिरर के थ्रू इसको पढ़ेंगे।
प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर उसको बोलते हैं जो आपके घरों में फेस देखने के लिए या मेकअप करने के लिए या फिर अपने हेयर ब्रश करने के लिए आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मिरर का मतलब यहाँ पर वो वाला मिरर जिसमें आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये मैं नहीं भी बताता तब भी आपको पता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी और उसने उसको वापस भेज दिया या उससे टकरा के वो वापस चली गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे यहां से एक लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके फिर दूसरी साइड जा रही है। कभी आपने करके अगर देखा हो मिरर से, हमने बचपन में बहुत किया है, अगर आपने देखा है मिरर से कई बार इस तरह की एक रे निकलती है जो कहीं पर एक वाइट स्पॉट, बहुत चमकीला स्पॉट बनाती है। देखा है किसी ने? उसको कई बार बच्चों की आंखों में डाल के या लोगों को परेशान करने के लिए भी यूज करते हैं बच्चे। कभी किसी ने करके देखा है या देखा है ना? मिरर से या कोई भी चमकीले ऑब्जेक्ट से जो मिरर जैसा ही लगता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके एक बहुत ही शाइनी सा क्लॉट बनाती है, एक स्पॉट बनाती है, रे बनाती है, जो यस, तो वो लोगों को परेशान करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही हाई यस इंटेंसिटी की होती है। तो मिरर में भी यही होता है। मिरर में क्या होता है कि वो मिरर ने अपनी तरफ से नहीं बनाई है वो स्पॉट। वो कब बनेगी? जब आप उसको कोई सोर्स ऑफ लाइट दोगे। जब उसके ऊपर कोई सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आएगी, वो टकरा के मिरर से दूसरी साइड चली जाएगी और दूसरी साइड जहां भी जाएगी वहां पर वो स्पॉट बनाएगी या फिर वहां पर एक रे बनाएगी। तो वो स्पॉट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ देखते हैं कि जो लाइट आती है सोर्स ऑफ लाइट से जो आ रही है, जिसको हम रे बॉक्स भी बोलते हैं। जहां से भी लाइट आती है उसको रे बॉक्स भी बोलते हैं, प्लीज याद रखना। ये यहाँ इसमें तो मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रे बॉक्स। रे बॉक्स क्या होता है? तो रे बॉक्स क्या होता है? जिस भी सोर्स से लाइट आ रही है उसको हम रे बॉक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वहां से लाइट आ रही है, तो ये रे बॉक्स कहलाएगा। दिस सोर्स इज कॉल्ड रे बॉक्स। फाइन। रे बॉक्स से जब लाइट आती है तो उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। मींस सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब वो टकरा के वापस जाती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये दोनों तो इजी हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है। इंसिडेंट का मतलब है जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है या रे बॉक्स से आ रही है, एंड रिफ्लेक्टेड मींस जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये हो गए दोनों, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये है जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत आपकी यूज होंगी एंड फर्दर क्लासेस में बहुत यूज होंगी। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। वो वाला पॉइंट जहां से रे टकराकर वापस जा रही है। मिरर पर कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से रे टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। अगर आप देखो, जो ये रिफ्लेक्ट हुई है लाइन, इसको अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही ध्यान देना है। इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती हैं, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स जिस एंगल पर आप लाइट को भेजोगे उसी एंगल पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ऐसा नहीं है, सपोज करो मैंने यहां से ऐसे लाइट भेजी, सोर्स ऑफ लाइट ये थी, तो वो ऐसे जाएगी, नो, उसका एंगल भी ऐसा ही होगा। आपने देखा होगा मिरर में कई बार, आप इधर बैठे हो और
एक आपका फ्रेंड इधर बैठा हुआ है, ठीक है, और एक बैठा हुआ है यहां पर। तो आप अगर मिरर में ध्यान से देखोगे, आपको ये वाला फ्रेंड तो इजीली मिरर में दिख जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो एंगल है वो इसके एंगल से मैच नहीं कर रहा है, वो सेम नहीं है। देखा है कभी किसी ने ऐसा ऑब्जर्व करके कि मिरर में हमें कई बार वो चीजें दिख जाती हैं जो हमें रियल में नहीं दिख रही है। सपोज करो यहाँ पर दीवार है ना, ये फ्रेंड आपका दीवार के पीछे बैठा है, पर यहाँ पर एक मतलब डोर है, यहाँ पे दीवार है, डोर के पीछे ये कहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन ये फिर भी आपको इसमें दिख जाएगा मिरर में। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि आपका जो एंगल है और उस फ्रेंड का जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है जो मिरर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मींस आपकी जो लाइट यहाँ से जा रही है रिफ्लेक्ट होके, वो आपके फ्रेंड तक जहां पर जा रही है उसका एंगल बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से आपका फ्रेंड वहां से आपको देख लेगा और आप अपने फ्रेंड को देख पाओगे। कभी करके देखना ऐसा आप मिरर में देखना, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जिनका एंगल बिल्कुल सेम ही पॉइंट का होगा जिस पॉइंट पर आप बैठे हुए हो। ट्राई करके देखना ऐसा। सो इन शॉर्ट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है हमेशा, तभी वो चीजें रिफ्लेक्टेड दिखाई देती हैं। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। सबसे पहली क्या चीज है? द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अगेन हम यहाँ मिरर की ही बात कर रहे हैं, तो मिरर ही याद रखना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स लाइट रिफ्लेक्ट करते जरूर है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं। मिरर पर हम जितनी भी लाइट थ्रो करेंगे उतनी ही लाइट वापस जाती है, मिरर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको कोई ऑब्जेक्ट कम दिखाई देता है, कोई ज्यादा दिखाई देता है ना, किसी कलर का कम दिखाई देता है, किसी कलर का ज्यादा दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। बट प्लेन मिरर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। डेट्स वाई हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मोस्टली प्लेन मिरर पर ही करते हैं, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। सो जो भी लाइट की सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इस पर पड़ रही है मिरर पर, उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और द पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो यस स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। साथ में द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स ये अगर एंगल आप मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री के होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे क्या बोला जाता है, तो सिंपल सी बात है, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल ना लाइन ना कुछ, बस आप बोलोगे नॉर्मल या सर्चित, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। दैट्स वाई आपको लेफ्ट साइड राइट, राइट साइड लेफ्ट, ये आपको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा 10th क्लास में, कि आपको जो मिरर में लेफ्ट चीज है, जो अपना राइट है वो लेफ्ट में क्यों दिखाई देता है, जो लेफ्ट है वो राइट में क्यों दिखाई देता है, वो आपको 10th में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा 10th क्लास में। उसके बाद में एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं या इंसिडेंट बोलते हैं। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नो नॉट 45 बच्चे, नॉट नेसेसरली 45, कुछ भी हो सकता है। आधे आधे नहीं है ये 90 है तो ये आधा आधा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। कितने का भी हो सकता है, 30-30 भी हो सकता है, 20-20 भी हो सकता है, 15-15 भी हो सकता है। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई से लिखते हैं इस तरह से, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस इसके इक्वल होगा। ठीक है, एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपके टीचर इसको प्रूव करते हैं
तो आप ऐसे लिख सकते हो, वरना आपको पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। मोस्टली टीचर ऐसे ही लिखवाते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अगेन टीचर के ऊपर है, टीचर इसको अगर कहते हैं कि यस आप लिख सकते हो तो आप लिख देना, नहीं लिख सकते हो तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको। सो ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपसे पूछा जाएगा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है ईच केस में। यस होता है, बिल्कुल होता है। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जिसमें ये इक्वल नहीं होगा। ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि आप जिस एंगल से लाइट को थ्रो करोगे वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी हमेशा। अगर ये भी पॉइंट आता है दिमाग में कि चलो ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हम यहां से बिल्कुल सीधे डायरेक्ट 90 डिग्री से एंगल लाइट को फेंके किसी मिरर पर, तो उस केस में क्या होगा आप कभी करके देख सकते हो। हालांकि थोड़ा सा आइस के लिए डेंजरस होता है, थोड़ा सा, नॉट ज्यादा। आप बिल्कुल सीधे खड़े होके किसी मिरर पर जब लाइट टॉर्च करोगे यानी कि थ्रो करोगे, तो वो आप ही की आंखों में लगेगी, स्ट्राइक करेगी, आपको चकाचौंध कर देगी। क्यों? क्योंकि वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अगर आप 90 डिग्री पे लाइट को रिफ्लेक्ट सॉरी हिट कराओगे मिरर से, तो वो यहीं से वापस चली जाएगी। आई थिंक इसकी मैंने स्लाइड बनाई है। यस। ठीक है, अभी इसको मैं बताता हूँ कि क्या होगा जब हम 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस पर लाइट को थ्रो करेंगे। वो शायद आई थिंक बाद में स्लाइड। एनीवेज, तो यहाँ पर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। पहले ये आप ध्यान रखना और ये लिख भी लेना बाद में अपनी बुक में से देख देख के प्लीज। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। मीन्स अगर ये आपका प्लेन मिरर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट या रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये सभी सेम प्लेन में होंगे, सेम ही साइड में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है और रिफ्लेक्शन यहाँ पर बन रहा है। नो, वो उसी प्लेन पर बनेगा, उसी जगह पे बनेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी मिरर पर स्ट्राइक कर रहे हो लाइट को, तो वो यहां से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है मिरर के अंदर चली जाएगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मिरर के ऊपर अगर लाइट डाल रहे हो तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, उसी प्लेन पर होगी, और जो नॉर्मल होगा वो भी वहीं पर बनेगा। फाइन। ऑल्सो एंगल्स भी उसी प्लेन पर बनेंगे। मीन सारे जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सेम प्लेन पर होने चाहिए या सेम प्लेन पर ही बनेंगे, तभी हम बाकी जितने भी लॉज हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही कंडीशन होती है कि सेम प्लेन पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो और रे ऑफ इंसिडेंट हो, सेम प्लेन पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो एंड नॉर्मल हो। दूसरा लॉ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने आपको बता दिया, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। फाइन। वो स्पेशल केसेस होते हैं काव्यांश, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, सो डू नॉट गो विद देम, भूल जाओ उनको। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। वो जब आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह आएंगे नाइन्थ एंड टेंथ में, तब आपको पता चलेंगे। वो अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन पर ही स्टिक रहेंगे। सो भूल जाओ कि ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा। अभी आपको यही याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जैसा लिखा है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये लॉ में लिखा है तो यही सच है। फिर भूल जाओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होंगे, नहीं होंगे।
नहीं कंसीडर करोगे आप, ठीक है। दे आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर, ये दोनों लॉज इजी हैं। एक तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी हम इनकी बात कर रहे हैं थ्योरीज की, ये सेम प्लेन पर होने चाहिए, एक ही मिरर पर होने चाहिए, एक ही साइड में। दूसरा, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इससे रिलेटेड आपके 9th क्लास में मैथ्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के चैप्टर 6 में क्वेश्चंस हैं जिसमें ये थ्योरी आपके बहुत काम आएगी। ये वाला डायग्राम ही एक्चुअली बहुत काम आएगा। तो ये चीज याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रे के इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फिगर्स दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा। तो आप अगर ये चीज याद रखोगे, आपको पता होगा कि एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। लेट मी शो यू कि ये एक प्लेन मिरर है। मिरर को जब शो कराते हैं तो उसमें इस तरह से मोस्टली लाइंस बना देते हैं। ये मिरर की पहचान होती है, जब भी प्लेन मिरर को बताएंगे तो वो इस तरह से लाइन बना देंगे। ये एक प्लेन मिरर है और ये है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आपको पता है क्या होता है। नाउ उन्होंने बोला कि एक रे ड्रॉ करी या एक रे आई लाइट ऑफ सोर्स से, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। नाउ व्हाट यू नीड टू टेल, दे सेड कि ये वाला जो एंगल है ये है 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का होगा? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक टाइप का। आपके सामने फिगर भी बने हुई है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो चाहो तो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा? ओके कशिका, ओके अर्चित। ओके काव्यांश। प्लीज ध्यान से फिगर को देखो, दोनों फिगर को, और खुद देखो कि क्या आपका आंसर सही है। क्या मैंने जो आपको एंगल दिया है क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है? जो मैंने 40 डिग्री दिया है क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है? पहले यस और नो में यही जवाब दो। जो मैंने आपको 40 डिग्री दिया है क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है? बच्चे फिगर यहाँ पर आपके साथ में ही दी हुई है। अगर आप इसको देखकर भी नहीं बता पा रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है या नहीं है तो फिर गलत बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल एंड लाइन ऑफ इंसिडेंस के बीच का होता है। नॉर्मल एंड लाइन ऑफ इंसिडेंस के बीच का ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नहीं होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया है, आपको पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा। ये पूरा कितने का होता है अभी मैंने बताया था? ये पूरा कितने का होता है जल्दी जल्दी बताओ। नॉर्मल से प्लेन मिरर तक का ये कितने का होता है? 90 का है। 90 में से ये 40 चला गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का बचा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का है? यस तनिषा, यस काव्यांश, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 50 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा बताइए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का होगा? 50 का ही होगा, यस। तो आपको पहले देख लेना है कि जो गिवन है वो है क्या चीज। देखते ही नहीं, यहाँ पर 40 दिया है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस से सिर्फ एक ही रिलेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये वाला एंगल मिला के 90 डिग्री बनाएंगे। तो पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे फिर उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रखोगे। दोनों साइड से ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है उन्होंने यहाँ का दिया होता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दें फिगर में कि ये 30 डिग्री का है। तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? बता सकते हो? चलो बताओ, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी
कितने का होगा एंगल एओपी? यस, 60 का होगा। ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, और 90 में से 30 गए तो ये कितने का बचा? 60 का। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान रहेगा, दो दो मिरर भी दे सकते हैं वो। दो दो मिरर वाले मैं बाद में कराऊंगा कि, अच्छा ये तो पता होगा आपको वैसे, सिंपल सी बात पूछूं अगर, कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और ये एक मिरर है। तो यहां से लाइट थ्रो करी, वो इस पर टकराई, फिर वो यहाँ पर टकरा कर वापस इस मिरर पर गई, और फिर वो यहाँ से यहाँ पर टकराई और फिर वापस चली गई। क्या ऐसा हो सकता है? बस आपको ये बताना है कि तीन मिरर आपने रखे हुए हैं, तो एक दूसरे से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी, एक ही सोर्स ऑफ लाइट से? बताइए, ऐसा होगा या नहीं होगा? एक ही लाइट तीन या चार जगह रिफ्लेक्ट हो सकती है, यस और नो? ये ओके कशिका। हो सकती है, एग्जैक्टली हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा है, अगर सलोन में देखा होगा, आपके फेस के साइड भी एक मिरर रखा होता है, और आपके बैक साइड में भी मिरर लगा होता है वॉल में। तो आपको एक के अंदर एक अपने आप की फोटो दिखाई देती है। ऐसा कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो सलोन में, हेयर कटिंग जब कराने जाते हो, तो एक के अंदर एक आपको अपनी फोटो दिखाई देती है ना, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार। इधर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इस शीशे पे गई, फिर वहां से दोबारा से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर आई, फिर उधर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो वो एक के अंदर एक शीशा आपको दिखाई देता है, अपनी फोटो दिखाई देती है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो। हालांकि अब ये ऐसा काम करते नहीं है सलून वाले, वो पीछे वाला शीशा नहीं लगाते हैं, इसी रीजन से, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है। बट अगर आप कैसे करके देखना चाहोगे तो देख सकते हो। एक मिरर इधर रखोगे, एक मिरर उसके बैक साइड में रखोगे, बीच में खुद बैठ जाओगे, तो आपको एक के अंदर एक अपनी बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी। देखा है? ओके तनिषा। तो ये था रिफ्लेक्शन के लॉज थे, यस सलोन में ही होता है मोस्टली। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसके एक दो तो ये वाले इमेज वाले आपके वो लाऊंगा क्वेश्चंस, तो वो आपको करने होंगे। दूसरा आपको हम बताएंगे इसके बाद में रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्यूज्ड मतलब वही जो मैंने आपको बोला था, कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि प्लेन मिरर पर नहीं होगा, मीन स्मूथ सरफेस पर नहीं होगा। यस अर्चित, वो डिफरेंट टाइप के मिरर्स होते हैं। वो कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह होते हैं, वो एक अलग चीज होती है सर्कस में, या फिर उसको वो भी बोलते हैं लाफिंग बूथ बोलते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिरर्स लगा दिए जाते हैं। उसमें आपकी फनी इमेजेस दिखाई देती हैं, किसी में आपका माउथ बड़ा है, किसी में आपका हाथ बड़े हो जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है ना, किसी में आप छोटे दिखाई देते हो, किसी में लंबे दिखाई देते हो। तो दोज आर काइंड्स ऑफ मिरर्स। वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, उसमें कॉनकेव टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ऐसा दिखाई देता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन मिरर और रफ मिरर या रफ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, कि अगर रफ सरफेस है, मिरर नहीं है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में लाइट का क्या होता है। अभी तक हमने जो भी लॉज पढ़े थे, प्लीज ध्यान रखना, ये हम प्लेन मिरर के लॉज पढ़ रहे थे, कि लाइट जब प्लेन मिरर पर टच स्ट्राइक करेगी, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, एक नॉर्मल बनेगा, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। बट क्या होगा जब ये लाइट रफ सरफेसेस पर या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर पड़ेगी, स्ट्राइक करेगी जो लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं? तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे, एंड एक दो प्रॉब्लम्स जो मिरर से रिलेटेड होंगी वो करेंगे। ठीक है? सो कल मैथ्स की क्लास में मिलते हैं।
आज के लिए इतना ही। मैथ्स की क्लास में कल मैं पहले कशिका के क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में कुछ अपलोड होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डेनोमिनेशन वाले बताऊंगा, मनी प्रॉब्लम वाले। अगर आपके भी बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है मनी प्रॉब्लम वाले और आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उनको भी इंक्लूड कर लूंगा। उसके बाद में फिर हम परसेंटेज ही करेंगे। फाइन। सो आज के लिए आप जा सकते हो। ओके बच्चे, चैप्टर 2 कौन सा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, अर्चित? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर। ओके ठीक है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा पीपीटीज को, आप देख लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, आप जा सकते हैं। नमस्ते। बाय।